बड़ी खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर आ रही है। राउस एवेन्यू कोर्ट में आज केजरीवाल की पेशी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश होंगे। कोर्ट ने केजरीवाल को समन जारी किया हुआ है। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत की थी और केजरीवाल को 6 समन जारी कर चुकी है ईडी। कथित शराब घोटाले में ये समन जारी हुए थे। इन सब के बीच ईडी कोर्ट पहुंची थी और अब जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होंगे। और सीधे रुख करते हैं दीपक रावत का, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर? जी देखिए अवधेश, इस वक्त मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर मौजूद हूं। सामने सरकारी आवास है और यहीं से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीबन 10 बजे का वक्त है जब कोर्ट में सुनवाई होगी। उस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल जुड़ेंगे। हालांकि कोर्ट ने पहले भी कहा था कि आप पेश होना है आपको, क्योंकि आप 5 बार ईडी के समन पर पेश नहीं हुए हैं और ईडी ने इस बात को लेकर प्रमुखता से कहा था कि इस तरीके से जांच आगे नहीं बढ़ पाएगी। ट्रायल पूरा करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए मनीष सिसोदिया के मामले में। तो जब तक अरविंद केजरीवाल से इस मामले में पूछताछ नहीं हो जाती तो फिर आगे कार्रवाई कैसे होगी, जांच कैसे आगे बढ़ेगी। तो यही वजह है कि ईडी जो है वो कोर्ट पहुंची थी। कोर्ट ने इस पर सुनवाई भी की। फिर आज 17 तारीख का समन भी अरविंद केजरीवाल को दिया गया था कि आपको कोर्ट में पेश होना होगा, जवाब देना होगा कि आखिरकार आप क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन इस दौरान जो अरविंद केजरीवाल की दलीलें रही हैं उनको भी समझना होगा। अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर यह कहा है कि ईडी इलीगल तौर पर उन्हें समन भेज रही है। बिल्कुल दीपक, और इस बीच एक बड़ी खबर है, कोर्ट में पेश हो गए हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, जैसा कि दीपक रावत बता रहे हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए अभी तक जो जानकारी मिली है कोर्ट से कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल जुड़ गए हैं और सीधे तौर पर वकील जो है वो अपने एप्लीकेशन उन्होंने जो लगाई है उसके मुताबिक उन्होंने रखा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल है। और कोर्ट में ये भी कहा गया है उनके वकील की तरफ से कि आज जो विश्वास प्रस्ताव है वो पेश किया गया है और उस पर चर्चा होनी है और यही वजह है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ रहे हैं। तो सीधे तौर पर जो अरविंद केजरीवाल ने कल विधानसभा में प्रस्ताव रखा था, क्योंकि दिल्ली में बजट सत्र चल रहा है और इस दौरान अरविंद केजरीवाल का यह कहना था कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने कहा कि लोगों के बीच में यह भरोसा कायम रहे कि उनकी सरकार गिरने वाली नहीं है, टूटने वाले नहीं है उनके विधायक, इसलिए वो विश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे और आज उसी पर चर्चा होनी है। और ऐसे में उनके वकील की तरफ से यह कहा गया है कि विश्वास प्रस्ताव में अरविंद केजरीवाल को भी शामिल होना है। तो इस वजह से वो कोर्ट में नहीं है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो कोर्ट से जुड़े। तो ये फिलहाल उनके वकील की तरफ से जानकारी कोर्ट के सामने रखी गई है। जी अवधेश। बिल्कुल दीपक, हमारे साथ बने रही। तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश हो गए हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट में उनको आज की तारीख थी पेश होने की। दीपक, इन सब के बीच जो कानूनी जानकार है वो क्या मान रहे हैं? जो अरविंद केजरीवाल आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो रहे हैं, आगे कोई नई तारीख मिलेगी? कोर्ट का सख्त रुख हो सकता है, क्योंकि लगातार कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था कि अगर आप सामने नहीं आते हैं, पेश नहीं होते, तो जांच डिले होगी। जी अवधेश, इस वक्त इस तरफ भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि 19 तारीख यानी कि सोमवार को भी अरविंद केजरीवाल को छठा समन दिया गया है। 19 तारीख को पेश होना है अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर। और ऐसे में आज कोर्ट क्या कहता है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कोर्ट ये कहेगा कि पिछली बार 5 समन पर आप क्यों नहीं गए, उसका वजह बताइए। अरविंद केजरीवाल जो अपनी वजह बताते हैं, अगर उससे कोर्ट को लगता है कि वो ठीक कह रहे हैं तो शायद उनको कुछ रियायत दे दी जाए। लेकिन अगर उनको रियायत नहीं मिलती तो क्या कोर्ट उनसे कहेगा कि जो 19 तारीख का समन है उसमें उनको जाना होगा। तो इसी मामले में सुनवाई चल रही है। जज बैठ चुके हैं, उनके सामने बातें रखी जा रही हैं। पहले तौर पर तो ये बात रखी गई कि आखिर वो कोर्ट में क्यों नहीं आए। सीधे तौर पर यह कहा गया कि विश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उस पर चर्चा होनी है, उस पर वोटिंग होनी है, इसलिए वो वहां रहेंगे। इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं, अपने आवास से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। और इस बात का अभी एक जो जानकारी मिल रही है, इस बात का ईडी ने विरोध किया है। ईडी विरोध कर रही है। ईडी कह रही है कि पीए अपने समन पर भी नहीं आते हैं, 5 बार समन किया गया उस पर नहीं आए और अब कोर्ट में भी नहीं आए। इसमें इन्होंने कहा है कि 16 मार्च को, बड़ी खबर यह भी है कि 16 मार्च को अगली सुनवाई होगी। 16 मार्च को अगली सुनवाई होनी है। कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है अवधेश, और उसमें केजरीवाल पेश होंगे। सुबह 10 बजे सुनवाई होगी 16 मार्च को। तो बड़ी जानकारी कोर्ट से इस वक्त की इस पूरे मामले में। बिल्कुल दीपक, हमारे साथ बने रहिए। तो एक नया अपडेट है, बता देते हैं दर्शकों को। 16 मार्च को अगली सुनवाई होगी और सुबह 10 बजे का वक्त रखा गया है। अरविंद केजरीवाल 16 मार्च को कोर्ट के सामने पेश होंगे। तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि आज अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट में जाना था, पेश होना था, लेकिन विश्वास मत पर चर्चा की वजह से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए और अब अगली तारीख 16 मार्च आ गई है। दीपक, 16 मार्च को जो तारीख मिली है, इसको लेकर कोर्ट ने क्या कहा है?
जी देखिए, जिस तरीके से मैं पहले भी जानकारी दे रहा था कि अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि दिल्ली का बजट सत्र चल रहा है, विश्वास प्रस्ताव रखा गया है और इसको ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो पा रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। तो इस बात का कोर्ट ने संज्ञान लिया। कोर्ट ने कहा कि 16 मार्च इसलिए तब तक बजट सत्र खत्म हो जाएगा, विश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है उस पर भी वोटिंग हो जाएगी, वो भी चीजें खत्म हो जाएगी, इसलिए 16 मार्च की डेट कोर्ट ने दी है ताकि 16 मार्च को आप पहुंच सके। लेकिन इस वक्त ये भी ध्यान देने वाली बात है कि 16 मार्च को फिजिकली कोर्ट में पेश होना होगा अरविंद केजरीवाल को, ये भी कोर्ट ने साफ कह दिया है। तो ये बड़ी खबर है कि 16 मार्च को पेशी होगी, अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना होगा, जिसमें इस बात को लेकर आगे सुनवाई होगी कि समन पर अरविंद केजरीवाल जो नहीं जा रहे हैं क्या वो ठीक है, क्या उन्हें समन पर जाना चाहिए। ऐसे में जो 19 तारीख का जो समन दिया गया है, 19 तारीख को जो हाजिर होने के लिए कहा गया है, उस मामले में भी अब अरविंद केजरीवाल शायद पेश ना हो, तो सीधे तौर पर 16 मार्च को अब इस पूरे मामले में बड़ी सुनवाई होगी राउज एवेन्यू कोर्ट में। अवधेश बिल्कुल, और दीपक ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से 5 समन की बात आपने बताई, हर समन की तारीख पर अरविंद केजरीवाल का कोई ना कोई कार्यक्रम रहा, वो या तो दिल्ली से बाहर रहे या तमाम वजह रही, आज अविश्वास मत की बात सामने आ रही है। ईडी की क्या दलील रही आज की इस पूरी सुनवाई के दौरान? देखिए, आज भी ईडी ने यही दलील रखी कि हर बार हम समन भेजते हैं, कोई ना कोई नई वजह बताई दी जाती है कि वो क्यों पेश नहीं हो रहे हैं। पहली बार समन भेजा गया तो कहा गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चुनाव में वो बिजी है, उसके बाद दोबारा समन भेजा गया तो कहा गया कि वो 26 जनवरी वगैरह कार्यक्रम में बिजी है, एक बार समन और भेजा गया तो कहा गया कि विपसना जा रहे हैं, वो हर साल जाते हैं। इस तरीके से 5 बार जब समन भेजे गए और वो पेश नहीं हुए, तो यही वजह को कोर्ट का सहारा ईडी को लेना पड़ा। और कोर्ट में ये कहा गया ईडी की तरफ से, जब पिछली सुनवाई हुई थी उस दौरान भी, कि अब कोर्ट ही ये तय करे कि क्या इनको समन पर आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जांच प्रभावित हो रही है। अरविंद केजरीवाल का नाम कई जगह कई गवाहों ने इस पूरे मामले में जो नई शराब नीति दिल्ली सरकार लेकर आई थी उस पर सामने आया था, तो उनका कहना है कि उन गवाहों ने जो बयान दिए हैं अरविंद केजरीवाल के नाम से, उस पर उनसे पूछताछ होनी है और बिना उनके पूछताछ के जांच आगे नहीं बढ़ पाएगी, जिसको लेकर उन्होंने कोर्ट में तमाम तथ्य भी रखे कि अरविंद केजरीवाल को बुलाया जाना चाहिए, वो तारीख तय कर दे या तो कोर्ट तय कर दे कि किस तारीख पर वो ईडी के समन पर आए, ये कोर्ट ये बता दे कि अरविंद केजरीवाल ये बता दे कि वो किस तारीख पर आना चाहते हैं। तो इन तमाम मामलों पर कोर्ट सुनवाई कर रही है। लेकिन आज जो दलील दी गई वो दलील बहुत इंपॉर्टेंट थी। दलील ये थी कि बजट सत्र चल रहा है, जो दिल्ली सरकार या अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र अब मार्च के पहले हफ्ते तक चलेगा, क्योंकि अभी एमएचए से बजट अप्रूव होकर नहीं आया है। जब तक एमएचए से बजट अप्रूव होकर नहीं आएगा तब तक टेबल नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में इसके लिए लंबा वक्त चाहिए। तो बजट सत्र में अभी मार्च का पहला हफ्ता गुजर सकता है। यही वजह है कि ये तारीख दी गई है और कहा गया है कि इस तारीख पर बजट सत्र जब खत्म हो जाएगा तो अरविंद केजरीवाल को फिजिकली कोर्ट में पेश होना होगा, जिसमें उनको यह जवाब देना होगा कि वो अब तक ईडी के समन पर क्यों पेश नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, और ईडी को भी ये जानकारी देनी होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल को किस बिना पर वो बुलाना चाहते हैं, क्या उनको आरोपी तय कर दिया गया, उनके ऊपर आरोप तय। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, सुनते केजरीवाल जी को समन सर्व हुआ था कि उनको कोर्ट में अपीयर होना है, बिकॉज ईडी का एलिगेशन था कि 174 आईपीसी का उन्होंने वायलेशन किया है, जिसमें 1 मंथ की मैक्सिमम सजा है। आज हमने उनके ब्याह पर कोर्ट में वकालतनामा लगाया और कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि उनको आज के दिन पर्सनली एग्जाम्प्ट किया जाए, क्योंकि बजट सेशन है और ट्रस्ट मोशन है, और उनको वीसी के थ्रू वो अपीयर हुए। जज साहब ने हमारी रिक्वेस्ट को मान लिया और जो एएसजी थे उन्होंने बड़ा फेयरली, हमारी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो केजरीवाल जी व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे 10:15 बजे। 19 तारीख का भी नोटिस दिया हुआ है, क्या 19 तारीख को केजरीवाल जाएंगे? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। थैंक यू। अरविंद केजरीवाल के वकील उन्होंने कहा कि कोर्ट के सामने यह दलील रखी गई कि बजट सत्र चल रहा है, इसके साथ ही साथ विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। बड़ी खबर यह है कि 16 मार्च को 10 बजे अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे। अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से दलील दी गई कि जो विश्वास प्रस्ताव है उस पर चर्चा होनी है, बजट सत्र चल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने भी कोर्ट को बताया कि अभी एमएचए से जो बजट है वो आया नहीं है, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पहला सप्ताह जो मार्च का है वो इस बजट सत्र में लग जाएगा। ऐसे में पूरे 1 महीने का वक्त कोर्ट की तरफ से दिया गया है। अब 16 मार्च को कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पेश होंगे, लेकिन अब उन्हें पेश होना होगा वर्चुअल नहीं, बल्कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से जाना होगा। और जैसा कि अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता ने बताया कि 10:15 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल 16 मार्च को पेश होंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगली बार मैं खुद कोर्ट के सामने पेश होऊंगा। तो बड़ी खबर यह है कि आज जिस तरीके से पेश होना था अरविंद केजरीवाल को, पूरी सुनवाई हो गई है। मनोज, आज की सुनवाई को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, क्या कुछ कोर्ट में हुआ आज?
जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि अदालत ने आज 10 बजे का समय दिया गया था और अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल आज फिजिकली तो अदालत में पेश नहीं हुए, वो वीसी के जरिए अदालत में पेश हुए, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ। और उनके वकील ने पहले ही अदालत को यह साफ किया था कि विश्वास प्रस्ताव है और इसके अलावा बजट सेशन भी चल रहा है, तो वो इस वजह से वो व्यस्त हैं, वो आ नहीं सकते हैं। इसके बाद खुद अरविंद केजरीवाल भी जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सामने आए और उन्होंने खुद अदालत में ये कहा कि मैं काफी बिजी हूं और मैं आना चाहता था, लेकिन क्योंकि बजट है और विश्वास प्रस्ताव है इस वजह से मैं नहीं आ सकता हूं। अगली तारीख आप जो भी देंगे उस तारीख को मैं आ जाऊंगा। इस पर ईडी ने कोई विरोध नहीं किया और अदालत ने अब 16 मार्च का समय दिया है 10 बजे का, यानी कि 16 मार्च को 10 बजे अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे। इसके अलावा हमने जब अभी वकील से बातचीत की अरविंद केजरीवाल के और हमने उनसे ये पूछा कि 19 तारीख की जो नोटिस है वो भी ईडी ने दिया हुआ है, क्या उस तारीख को अरविंद केजरीवाल ईडी पहुंचेंगे, तब उनके वकील ने ये कहा कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर साफ हो चुका है कि अब 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे। बिल्कुल मनोज, ये भी जानना चाहें क्या कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से कुछ इस तरीके का सवाल किया कि ईडी के समन के बाद वो पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या इस मुद्दे पर कोई बातचीत हुई कोर्ट में? जी बिल्कुल, देखिए मैं अदालत के अंदर ही मौजूद था और पहले ही ये बता दिया गया था अरविंद केजरीवाल की वकील की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल काफी बिजी हैं, वो नहीं आ सकते हैं और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ना चाहते हैं। जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े तो उन्होंने साफ तौर पर अदालत को सीधा ही ये बताया कि वो काफी बिजी हैं और क्योंकि विश्वास प्रस्ताव है, इसके अलावा बजट सेशन भी चल रहा है, तो वो बिजी हैं इसलिए नहीं आ सकते हैं, वो आना जरूर चाहते थे। और अरविंद केजरीवाल ने ये खुद कहा कि कोर्ट जो भी अगली तारीख देगा उस तारीख को मैं जरूर कोर्ट के सामने पेश होऊंगा। इस बात पर ईडी ने कोई विरोध नहीं किया और ना ही अदालत ने इसके ऊपर कोई सवाल किया। इसके बाद अदालत ने 16 मार्च की तारीख तय कर दिया और 16 मार्च को सुबह 10 बजे अब अदालत में इस मामले की सुनवाई होनी है, यानी कि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर यह खुद कहा कि वो अगली तारीख को पेश होंगे, तो अदालत ने 16 मार्च का समय दिया है 10 बजे का, तो 16 मार्च को सुबह 10 बजे अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे। यानी कि मनोज अब ये फाइनल माना जा सकता है जिस तरीके से लगातार ईडी के समन पर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे थे, आज उन्हें कोर्ट में जाना था, आज वो वर्चुअली पेश हुए। 16 मार्च वो तारीख होगी जब अरविंद केजरीवाल खुद राउज एवेन्यू कोर्ट में जाएंगे और जो भी बातचीत होनी है, जो भी सवाल जवाब होने वो कोर्ट में ही होंगे। जी बिल्कुल, इससे पहले ईडी जो है मतलब 6 समन अब तक ईडी दे चुकी है। इससे पहले 5 समन गए थे और हाल ही में उनको छठा समन ईडी ने 19 तारीख का दिया है, यानी कि 19 फरवरी का छठा समन दिया है। उससे पहले ही मामला जो था ये आज अदालत में था और अदालत के अंदर क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से पहले ही ये साफ कर दिया गया था कि वो काफी बिजी हैं, वो नहीं यहाँ पर पहुंच सकते हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो मनोज अब तस्वीर साफ हो गई कि 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल पेश होंगे। बहुत शुक्रिया दीपक, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल वर्चुअली पेश हुए और देखिए अब ये है बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक शुरू हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो मिशन 2024 को लेकर पार्टी की जो तैयारियां हैं उसको लेकर ये तस्वीर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस वक्त स्वागत हो रहा है और जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। तो ये बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन जो शुरू हो रहा है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और अब ये तय होगा कि किस तरीके से पार्टी की चुनावी रूपरेखा होगी। इसके साथ ही साथ 2 प्रस्ताव भी आने हैं, उन प्रस्तावों को लेकर भी बातचीत होगी। तो 2024 का जो मिशन है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है, 400 प्लस का जो टारगेट है वो किस तरीके से अपने मकाम तक पहुंचेगा, ये तमाम बातें हैं। और बीजेपी के जो पंचायत से लेकर बड़े स्तर के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लगभग 11,500 ऐसे प्रतिनिधि इस सम्मेलन में, इस अधिवेशन में हिस्सा लेंगे। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से देश भर से जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं भारत मंडपम में। 2 दिवसीय ये राष्ट्रीय अधिवेशन है और तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जो कि पहुंच चुके हैं। उनके साथ देखिए अनिल बलूनी भी नजर आ रहे हैं। उनका मुख्य द्वार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत किया और राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हो रही है। और देखिए उस वक्त की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया भारत मंडपम में। 2 दिन का ये पूरा अधिवेशन है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन की 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हो रही है और मैं जहां पर हूं ये तो भारत मंडपम है। आप देखिए यहीं पर यह आयोजन किया गया है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। राष्ट्रीय जो प्रदर्शनी लगाई गई है, जो मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को दर्शाते हुए
एक बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, उसका अवलोकन करेंगे और उसके बाद राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होंगे। लेकिन पदाधिकारियों के आगमन को लेकर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जबरदस्त माहौल तैयार किया गया है। ढोल नगाड़े, सांस्कृतिक कार्यक्रम और इन सब के बीच में यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। दुष्यंत गौतम जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी के। सर, आज क्या क्या होने वाला है? आज कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज किया जाएगा। जो राजनीतिक दल करते हैं अपने को आगे बढ़ने के लिए, वो सारे काम किए जाएंगे यहाँ पर। सारे काम किए जाएंगे, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज किया जाएगा। जो राजनीतिक दल करते हैं वो सारे काम किए जाएंगे। क्योंकि सिक्योरिटी के बहुत पुख्ता इंतजाम है, आप देख सकते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुबह से ही राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक से में शामिल होना है, उसके बाद राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होना है। क्योंकि ये 2 पार्टों में है। आज वैसे तो राष्ट्रीय अधिवेशन 3 बजे से शुरू होगा, लेकिन चूंकि 10:30 बजे से राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, जिसमें क्लोज डोर मीटिंग होगी। ये क्लोज डोर मीटिंग में एजेंडे तय होंगे कि आखिर वो कौन कौन सी बातें हैं, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी को अगले लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ना है। दरअसल ये सारी जो कवायद, सारी जो कसरत हो रही है, वो लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही है। और आप देखिए, ये हरियाणा के कलाकार हैं। हरियाणा के कलाकार हैं आप लोग? तो देखिए, ये हरियाणा के कलाकार हैं और सुबह से ही यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर लगातार नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी का अपना तरीका है कि वो एक हर चीज़ को उत्सव में तब्दील कर देते हैं, हर चीज़ को उत्सव की तरह मनाते हैं। चाहे उनका राष्ट्रीय अधिवेशन हो, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो या कोई और बैठक हो, हर बैठक को वो बहुत अच्छे तरीके से पेश करते हैं। मोहित, मैं आपको कहूँगा कि आप इधर आइए। देखिए, ये राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लगातार आप देखेंगे तो पदाधिकारियों के आने का सिलसिला, भारत के हर राज्य से तमाम पदाधिकारी आए। युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित ठाकर हमारे साथ हैं। अमित भाई, क्या कुछ लेके जाने वाले यहाँ से? ऊर्जा मीनाक्षी जी भी हैं। मीनाक्षी जी कहाँ जा रही हैं? अंदर कन्वेंशन। तो देखिए, अमित ठाकर कह रहे हैं कि ऊर्जा लेकर जाएंगे लोकसभा चुनाव में फिर से एक बार 26 की 26 गुजरात की 26 की 26 और एनडीए 400 के पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और देखिए ये तमाम कार्यकर्ता देश भर के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं। कोई कह रहा ऊर्जा लेके जाने वाले। बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन कुछ देर में शुरू होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त इसमें पहुंच सकते हैं। मीटिंग में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। भारत मंडपम में ही 2 दिन का ये राष्ट्रीय अधिवेशन है, जिसमें भारत के विकास और राम मंदिर को लेकर प्रस्ताव भी पेश होगा और किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं। निगाहें लगातार बनी हुई है। तो बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। 2 दिनों का ये अधिवेशन है, जिसमें प्रधानमंत्री किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। तो 2 दिनों का अधिवेशन है, जिसमें 2024 की जीत की जो नीति है, जो रणनीति है, वो बनेगी। और इन सब के बीच 24 के रण में बीजेपी का महामंथन होना है, वो हम आपको बताते हैं। 2 दिन की राष्ट्रीय अधिवेशन है, चुनावी एजेंडे पर चर्चा होगी। इसके अलावा 370 सीटें जीतने की रणनीति है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा। तो ये महामंथन के बीच का जो कार्यक्रम है, हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से 400 प्लस का नारा बीजेपी ने दिया है। मीटिंग में कौन कौन रहेगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित राज्यों के, वो रहेंगे, राज्यों के मंत्री रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष होंगे, सभी मोर्चों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। कुल 11,500 संख्या है सदस्यों की जो इस महामंथन का हिस्सा बनेंगे। 2 दिन का ये पूरा अधिवेशन है और इसमें 11,500 लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री किसी भी वक्त पहुंचने वाले हैं। और अब चलिए सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगियों का। हमारे साथ बने हुए भारत मंडपम से नीरज पांडे हैं और आजातिका भी हमारे साथ भारत मंडपम से बनी हुई हैं। नीरज, आपके पास आ रहे हैं। 2 दिन का जो ये अधिवेशन है, क्या क्या कार्यक्रम होना है, कितने सत्र हैं यहाँ पर? देखिए, मैं आपको बता दूं उदय, यहाँ पे 3 अलग अलग सत्र हैं। अभी फिलहाल पदाधिकारी बैठक होगी जो थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। जब 10:30 बजे के आसपास का समय बताया गया कि वो पहुंचेंगे, और जब वो पहुंचेंगे तो उस समय सबसे पहले वो प्रदर्शनी जो लगाई गई है, उस प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद वो पदाधिकारियों की बैठक में पहुंचेंगे।
पदाधिकारी बैठक का औपचारिक रूप से शुभारंभ होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीप प्रज्वलित करेंगे और दीप प्रज्वलित करने के साथ ही पदाधिकारियों की बैठक हो जाएगी। क्लोज डोर मीटिंग होगी जिसमें एजेंडा तय होगा कि इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है। ये बैठक करीब 12:30 बजे तक चलेगी और 12:30 बजे जब बैठक खत्म होगी तो उसके बाद 1:30 बजे के पास समय जो निर्धारित किया गया है वो ध्वजारोहण होगा। ध्वजारोहण होगा 1:30 बजे के आसपास और उसके बाद 3:30 बजे से औपचारिक रूप से अधिवेशन की बैठक शुरू होगी जिसमें अगले लोकसभा चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है, किस एजेंडे के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने वाली है, इस पर बात होगी। और उद्घाटन सत्र में 2 संबोधन होंगे। एक तो वीरेंद्र सचदेवा का स्वागत भाषण होगा क्योंकि वो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अधिवेशन दिल्ली में हो रहा है, तो पदेन अध्यक्ष होने के नाते वीरेंद्र सचदेवा अपना स्वागत भाषण देंगे और उसके बाद औपचारिक रूप से अधिवेशन की दशा और दिशा तय करने वाला अध्यक्षीय भाषण जेपी नड्डा देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते। आज की बैठक में 2 प्रस्ताव भी आने वाले हैं जिसमें एक विकसित भारत को लेकर एक प्रस्ताव होगा और दूसरा चूंकि राम मंदिर सालों से जिसकी अपेक्षा की जा रही थी, जिसका इंतजार था, राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, तो उसको लेकर एक प्रस्ताव आएगा और शाम को करीब 7:30 बजे के आसपास ये बैठक समाप्त हो जाएगी। इसी तरह कल का भी सेशन रहने वाला है। कल का सेशन सुबह 10:30 बजे से शुरू हो जाएगा और दोपहर तक चलने वाला है। उस दौरान भी एक प्रस्ताव होगा और समापन करीब 12:30 बजे होगा और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना समापन भाषण देंगे, कंक्लूड करेंगे और वही सबसे इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि हमने देखा है 2014 लोकसभा चुनाव से पहले भी उनका जो भाषण रहा वो बहुत ही कार्यकर्ताओं में उत्साहजनक रहा और 2019 से पहले भी जो भाषण था वो भी बहुत उत्साहजनक था। तो ये आमतौर पर लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह का एक बड़ा अधिवेशन होता है। बिल्कुल, और चाहे वो पार्टी रामलीला की जो मैदान का स्थिति होगी, जो पार्टी की लाइन होगी उसको तय करने वाला होगा। आजादी का भी हमारे साथ बनी हुई है। आजादी का देश भर के 11,500 प्रतिनिधि आ रहे हैं जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं, मंत्री भी हैं, इसके अलावा अध्यक्ष हैं, जो पदाधिकारी चुने हुए हैं वो हैं। किस तरीके का माहौल है भारत मंडपम में और जो लोग आ रहे हैं उनमें कितना उत्साह है 2024 के मिशन को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए 2024 में किस तरह से जीत हासिल की जाएगी, जो लक्ष्य तय किया है बीजेपी ने उस तक कैसे पहुंचा जाएगा, उसका रोड मैप आज तैयार किया जाएगा इस 2 दिन के अधिवेशन में। और किस तरह से तैयारियां की गई हैं भारत मंडपम में इस बार किया जा रहा है। हर बार लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय अधिवेशन किया जाता है। 2014 की अगर बात करें तो वो रामलीला मैदान में किया गया था, 2019 का भी रामलीला मैदान में किया गया था और 2014 का भाषण प्रधानमंत्री मोदी का आज तक याद किया जाता है क्योंकि 30 साल बाद सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई थी। और इस बार देखिए भारत मंडपम जो कि शानदार तैयार किया गया है उसमें अब से कुछ देर में पीएम मोदी भी पहुंचने वाले हैं और किस तरह से मनोरंजन की तैयारियां की गई हैं वो आप तस्वीरों के जरिए देखिए। आपको तमाम जो कई सारे जो आर्टिस्ट हैं वो परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। कहीं पर पंजाब का भांगड़ा चल रहा है तो नागालैंड का जो कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो चल रहा है। ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते हुए कई सारे यहाँ पर कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। अब से कुछ देर में पीएम मोदी भी पहुंचने वाले हैं। उससे पहले लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं की जो पहुंचने की रिवायत है वो शुरू हो गई है और एक एक करके सिलसिला उनका शुरू हो गया है। सभी से बात करने की हमारी कोशिश जारी है। हम उनसे जब भी सवाल पूछ रहे हैं तो उत्साह नजर आ रहा है। ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो लक्ष्य इन्होंने तय किया है आज उसको किस तरह से रोड मैप किया जाएगा, ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि कैसे राजनीतिक रूप से स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, कैसे इकोनॉमिक तरीके से जो स्ट्रैटेजी है वो बनाई जाएगी क्योंकि लोकसभा चुनाव अपने आप में बहुत बड़े चुनाव होते हैं देश के और इसमें लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा है। 400 पार का आंकड़ा उन्होंने दिया है तो इस लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाएगा आज ये पूरी स्थिति साफ होगी। बिल्कुल, बैठक में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी पहुंचे हुए। उन्होंने कहा कि बिहार में 40 की 40 सीट जीत का मंत्र लेकर यहां से हम जाएंगे और 40 सीटों को जीतेंगे। हमारे साथ बात करने के सम्राट चौधरी जी। सम्राट जी, राष्ट्रीय अधिवेशन से क्या कुछ लेकर जाने वाले हैं? एकदम मंत्र लेकर जाऊंगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है उनकी ताकत के साथ बिहार में 40 की 40 सीट जीतनी है। 40 की 40 सीटें जीतेंगे? हाँ, तो अभी तक हो नहीं पाया। 40 में 39 था, इस बार 40 पार कराना। 40 जीतने का लक्ष्य लेकर जाने वाले हैं सम्राट चौधरी। उनका कहना है जीत का मंत्र लेकर जाएंगे इस राष्ट्रीय अधिवेशन से।
तो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि 40 की 40 सीटें जीतेंगे। एक बार फिर से रुक करते नीरज का। नीरज, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश पहुंचे थे, उन्होंने बोला था 370 बीजेपी को पार करना है, 400 एनडीए को पार करना है और 370 वोट हर बूथ से बढ़े तो ये हम आंकड़ा पार कर लेंगे। कुल मिलाकर जितने भी लोग पहुंचे हैं, फोकस सबका यही है कि 400 पार करना है और इसी का मंथन 2 दिन होने वाला है। देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव में जाती है, लक्ष्य बड़ा लेकर जाती है। चाहे हमने जितने भी विधानसभा चुनाव देखे हो, लोकसभा चुनाव देखे हो, हर बार वो अपना बेंचमार्क आगे लेके जाते हैं, एक नया लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसके अनुसार लड़ाई भी करते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 370 का लक्ष्य रखा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट से उन्होंने कहा है कि 370 का लक्ष्य अचीव करेंगे। तो अब देखना ये होगा कि आज की इस बैठक में क्या कुछ रहता है, क्या बातें होती हैं और वो कौन सा ऐसा मंत्र है जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी उस 370 के लक्ष्य को पार करेगी या एनडीए 400 लक्ष्य को पार करेगी। लेकिन इतना ज़रूर है, दूसरी पार्टियों के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बहुत तेज़ है, तैयारी बहुत आगे है और वो बहुत तेज़ी से अपने काम को अंजाम देने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप सामने अगर इंडिया गठबंधन हो या दूसरे विपक्षी दल हो, वो अभी तक अपने ही खेमों को साधने में लगे हुए हैं। हमारे साथ हंसराज हंस भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। हंसराज जी, हंसराज जी, 370 का लक्ष्य आपकी भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। हाँ क्या जी। लगता है आपको 370 अचीव होगा? बिल्कुल, एकदम क्लियर। क्या वो रणनीति रहेगी जिसके जरिए 370 तक पहुंचेंगे आप? बिल्कुल पहुंचेगी, बिल्कुल एकदम। कौन सी रणनीति रहेगी? रणनीति आप देखा ही है, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। उनका नेतृत्व में अभी तक इस मुल्क को, नेशन को कितना अपलिफ्ट किया है, मुल्क को कहां से कहां ले गए। इसको विकसित भारत बनाना है। देखिए, एक बात तो तय है, मैं आपको बता दूं अवधेश की, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी नेता से बात करो तो उनके जुबान में सिर्फ एक ही बात है कि मोदी है तो मुमकिन है। यानी भारतीय जनता पार्टी को भी ये आस है कि नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं या एक ऐसा करिश्माई चेहरा है जिसकी वजह से हम 370 पा सकते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी, चूंकि ये पहली बार देखने को मिला है पिछले कई वर्षों की राजनीति में कि एक ऐसा नेता जो पूरी पार्टी को अपने कंधों पर ढोकर आगे लेके जा रहा है, खुद लक्ष्य निर्धारित करता है, उसे अचीव करने का लक्ष्य भी खुद बनाता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा वाराणसी में है। कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि ये अन्याय के अंधकार के खिलाफ यात्रा है। जयराम ने यह भी दावा किया कि यूपी में कांग्रेस बहुत मजबूत होगी। संवाददाता वीरेश पांडे ने जयराम रमेश से खास बातचीत की। सर, यहाँ टूटा क्या है कि जोड़ने निकले हैं राहुल जी? ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। पहले 2022 और 2023 में भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया था, क्योंकि उन्होंने ये कहा था उस समय, नफरत की बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। टूटा जा रहा है, आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और राजनीतिक तानाशाही हकीकत बन गई है। और न्याय, हमारे संविधान का पहला लाइन जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वहाँ कहता है हर एक नागरिक का हक बनता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसी को याद दिलाने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला गया है। बनारस में जो अंधकार का अन्याय है, जो अन्याय पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं, किसान पर अन्याय, श्रमिकों पर अन्याय, नारी पर अन्याय, युवाओं पर अन्याय। लेकिन सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि राहुल, एक मिनट, जो प्रधानमंत्री, यहाँ के सांसद जो हैं, देश की जनता को अमृत काल के सपना दिखाते हैं, सुनहरे सपने दिखा रहे हैं। हकीकत क्या है? पिछले 10 साल में ये अन्याय काल हुआ है और इसीलिए अन्याय के अंधकार में एक दिया जलाने के लिए राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को निकाले हैं। तो आपको लगता है कि यूपी में कांग्रेस मजबूत होगी? बिल्कुल मजबूत होगी। हमारे संगठन में एक नई ऊर्जा और नई शक्ति आएगी। कल से हम देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, तो हम नहीं, उत्तर प्रदेश में सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश आए थे, यहाँ उत्तर प्रदेश में 8 दिन रहेंगे और जहाँ कहीं हम जा रहे हैं, हमारे युवा नेता, हमारे NSUI, हमारे यूथ कांग्रेस, हमारे सेवा दल, हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको एक नई जान आ रही है, नई शक्ति आ रही है। झारखंड में कांग्रेस के विधायक नाराज हैं, क्या कहेंगे? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, हमारी सरकार। सीधे वाराणसी का रुख करते हैं, जहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी पहुंचे और इस वक्त वो काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंच गए हैं दर्शन के लिए। आप देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो राहुल गांधी के साथ
बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर है काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर की, जहां पर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पहुंच गए हैं और अब वो काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। उनके साथ अजय राय भी मौजूद हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। और आप देखिए किस तरीके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं राहुल गांधी के दौरे के मद्देनजर। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पहली तस्वीर आप देखिए, बड़े जनसमूह के साथ राहुल गांधी पहुंच गए हैं। वाराणसी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची है, ये आज भदोही होते हुए प्रयागराज तक पहुंचेगी और अब जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का काफिला है वो पहुंच गया है काशी विश्वनाथ मंदिर। यहां पर राहुल गांधी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे।